हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रासरण दाब ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, हम बच्चों पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो से अपन पढ़ रहे हैं अणुसंघ गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 पॉइंट होते हैं उसके। पहला वाष्प का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, थर्ड है हिमांक अवनमन और आज हमारा लास्ट टॉपिक है फोर्थ प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को समझने से पहले आपको एक परिभाषा समझनी पड़ेगी, विसरण। एक घटना पहले पढ़ेंगे अपन, विसरण। ये दोनों टॉपिक बायोलॉजी में आते हैं बच्चों, तो अपन पढ़ेंगे पहले विसरण। ये दोनों कुछ घटना होती है, तो उसको प्रासरण दाब को समझने पहले विसरण पढ़ेंगे। दोनों घटना एक जैसी होती है लेकिन रिवर्स होती है। इस घटना में जो अणु का गमन होता है वो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जबकि इसमें जो अणुओं का गमन होता है, अणुओं का जो फ्लो होता है वो होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विसरण पढ़ेंगे पहले। तो विसरण की परिभाषा होती है वह प्रक्रम जिसमें अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन हो जाता है, विसरण कहलाता है। मतलब वह प्रक्रम जिसमें अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आप किसी पदार्थ को गिराते हो तो देखना वो पदार्थ हमेशा सर्वत्र फैल जाता है, मतलब दूर दूर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपने जहाँ गिराया उस सांद्रता वहाँ पर ज़्यादा है तो वो फैल जाता है। ये घटना होती है विसरण, फैल जाना, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। ये इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हो आप अथवा लगाकर, या अणुओं का। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं अणु बोल रहा हूँ, ना विलायक बोल रहा हूँ, ना विलेय बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अणु चाहे विलायक के चाहे विलेय के हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन प्रासरण पढ़ेंगे जब घटना प्रासरण, तो वहाँ पर जो अणु गमन करते हैं वो केवल विलायक के करते हैं, कि वहाँ पर यूज करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम। तो वह झिल्ली ऐसी होती है या उसमें जो छिद्र होते हैं वो इस अकॉर्डिंग होते हैं जिनसे विलायक के अणु गुजर सकते हैं, विलेय के नहीं। ठीक है, तो यहाँ विसरण घटना में जो गमन करने वाले अणु हैं वो विलायक भी हो सकते हैं, विलेय भी हो सकते हैं, लेकिन प्रासरण क्रिया में जो फ्लो करेगा वो करेगा केवल विलायक के अणु। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अणु, तो अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। अपन एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल समझेंगे विसरण क्रिया क्या होती है। ठीक है, वैसे बता दो आप विसरण क्रिया क्या होती है। जहाँ पर कोई किसी पदार्थ में आप कोई विलेय ऐड करते हो और वह विलेय कुछ समय पश्चात उस पूरे पात्र में फैल जाता है, मतलब पूरे विलयन में विलायक में प्रवेश कर जाता है, मतलब समांगी विलयन बन जाता है। मतलब आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, देखने पर आपको एक अवस्था दिखाई देगी जिसे बोलते हैं समांगी विलयन। वो घटना होती है विसरण। जबकि प्रासरण में क्या होता है, प्रासरण में वो पदार्थ संपूर्ण पात्र में नहीं फैलता। ठीक है, पदार्थ या तो अंदर प्रवेश कर जाएगा दूसरे पात्र में, या उस पात्र से बाहर आ जाएगा। ठीक है, या तो पात्र फूल जाएगा या पात्र संकुचित हो जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ेंगे। ये विसरण की परिभाषा कंप्लीट हो गई है, अपन एक डायग्राम द्वारा समझेंगे विसरण क्रिया को। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए एक बार। देखो ध्यान से देखना, आपके पास कोई पात्र भरा हुआ है जल का, या कोई द्रोणी या बीकर मान लो जिसमें जल फिलर जल भरा हुआ है।
जल भरा हुआ है। अब आपने इसमें ऐड कर दिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर, जो पहले पात्र के नीचे बैठ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात आप देखना ये जो KMnO4 है वो पूरे जल में ड्यूजल हो जाएगा, इसकी मात्रा सब जगह बराबर हो जाएगी, मतलब समांगी विलयन प्राप्त होगा। तो ये घटना है विसरण। कुछ समय पश्चात आप देखोगे जो आपने ऐड किया था KMnO4, उसका जो बैंगनी कलर है वो पूरे पात्र में फैल जाता है, विलयन बैंगनी रंग का हो जाता है। ये आप इस पदार्थ को प्रैक्टिकल लैब में भी देखोगे जब अपन यूज करेंगे टाइट्रेशन। जब अपन प्रैक्टिकल लैब में वर्क करेंगे टाइट्रेशन अनुमापन का, तो वहाँ पर लेते हैं सॉल्यूशन KMnO4 जो ब्यूरेट में फिल करते हैं, उसके बाद रीडिंग लेते हैं। तो जैसे आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका जो कलर है वो सब जगह फैल जाएगा। जो डॉट डॉट है वो यूज कर रहा हूँ मैं KMnO4 के लिए, और जो डैश डैश है यूज कर रहा हूँ जल के अणुओं के लिए। तो इस प्रकार बनेगा समांगी विलयन। तो इस घटना को बोलेंगे विसरण। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पहले जो पात्र के तल में KMnO4 की अणु की संख्या ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, तो ये कम की ओर गति करेंगे, तो जो बनेगा विलयन होगा समांगी, क्योंकि इसकी मात्रा सब जगह बराबर हो जाएगी। तो इसका जो कलर है बैंगनी वो पूरे पात्र में फैल जाएगा, पूरा विलयन आपको पर्पल कलर में दिखाई देगा। तो ये घटना है विसरण। तो इस एग्जाम्पल को आप शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, जल से भरी द्रोणी या बीकर बोल सकते हो आप सिंपल शब्दों में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का रासायनिक फॉर्मूला है, मिलाने पर उसका बैंगनी रंग सर्वत्र फैल जाता है, अर्थात समांगी विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विसरण की परिभाषा और एग्जाम्पल हो गया। अपन आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे परासरण। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। अब जो परासरण पढ़ेंगे वो विसरण क्रिया का रिवर्स है। विसरण में जो अणु गमन कर रहे थे वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कर रहे थे, जबकि परासरण क्रिया में जो अणुओं का गमन होगा वो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा, तथा केवल विलय के अणु गमन करेंगे, विलय के अणु गमन नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अपन इस घटना में SPM यूज करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं परासरण, ओस्मोसिस। ठीक है, अपन इसको एक डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो देखो इधर बच्चों को पात्र इसमें केवल विलायक भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। ठीक है, एक अलग पात्र ले लिया, उस पात्र में विलायक प्लस विलेय दोनों भरे हुए हैं, मतलब विलयन भरा हुआ है।
यह है विलियन, और इन दोनों पात्रों को जोड़ देते हैं अर्धपार्ग में झिल्ली द्वारा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम में झिल्ली। ठीक है, तो आप देखोगे या तो अणु, विलायक के अणु इस पात्र से उस पात्र में चले जाएंगे, मतलब विलायक से चले जाएंगे विलयन की ओर, या फिर विलयन से विलायक की ओर। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको परिभाषा। विसरण में आपने अणु भेजे थे अधिक से कम की ओर, जबकि इस घटना में अणुओं का जो गमन होगा वो होगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। अब बात करें विलायक में, केवल विलायक के अणु है, विलय नहीं है, तो इसमें सांद्रता बहुत कम है, विलय है ही नहीं, तो यहाँ पर ये कम सांद्र है। ठीक है, क्योंकि इस विलायक में विलय नहीं है, विलय नहीं बना, तो ये कम सांद्रता है, कम सांद्र है। जबकि यहाँ इस विलयन में विलय के अणु है, तो ये इसकी सांद्रता बढ़ गई है, गाढ़ा हो गया, तो ये है कम सांद्र विलयन। और यह है अधिक सांद्र विलयन। ठीक है, तो आप देखोगे इस पात्र से विलायक के अणु एसपीएम से गुजरकर विलयन वाले पात्र में चले जाएंगे, तो इस घटना को बोलते हैं परासरण। मैं सिंपल शब्दों में परिभाषा बोलूं, वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपार्ग में झिल्ली में से गुजर जाते हैं, गमन कर जाते हैं, कहलाता है परासरण। या आप ऐसे बोल दो, वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर अर्धपार्ग में झिल्ली में से गुजर जाते हैं। क्योंकि अपने पास जो कम सांद्र विलयन वो विलायक ही है, और जो अणु जाएगा वो विलायक होगा, और वो जाएगा विलयन की ओर। तो यहाँ पर दो घटना हो सकती है परासरण क्रिया में, या तो पात्र फूल जाता है या पात्र संकुचित हो जाता है। ठीक है, अपन कुछ घटना पढ़ेंगे बाद में, जैसे कच्चे आम को आपने रख दिया विलयन में तो क्या होगा, ठीक है, अंगूर रख दे क्या होगा, किशमिश को रखने में क्या हो जाता है। तो कुछ घटना होती है, आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, किशमिश फूल जाती है, सूखा मटर फूल जाता है। जैसे आप घरों में जब बनाते हो सब्जी, तो मटर या चनों को आप पानी में भिगोते हो तो फूल जाते हैं। तो ये जो घटना होती है वो सब परासरण पे आधारित होती है। ठीक है, तो अपन परिभाषा पढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य में से निम्न सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गुजर जाते हैं या गमन कर जाते हैं, कहलाती है परासरण घटना। परासरण कहलाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है, वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु अर्धपार्ग में झिल्ली में से निम्न सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। इसकी एक और परिभाषा आप पढ़ सकते हो सिंपल शब्दों में, अथवा विलायक के अणुओं का अर्धपार्ग में झिल्ली से विलायक से विलयन की ओर
गमन करना परासरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, सिंपल परिभाषा है। वहाँ पर अपन पहले विसरण पढ़ रहे थे, वहाँ पर अणु जा रहे थे अधिक से कम की ओर, और वहाँ पर अणु फिक्स नहीं है, विलायक भी हो सकता है, विलेय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अणु गमन करेगा वो विलायक का होगा, क्योंकि अपन इस घटना में यूज करते हैं एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली यूज करते हैं। ये क्या होती है, किसकी बनी होती है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको नोट कर लो। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल, जिसे आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं चित्र द्वारा परासरण को समझाइए। तो अभी आपने विसरण का डायग्राम द्वारा एग्जाम्पल दिया था, अब हम इसका भी डायग्राम लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये सिंपल फ्लो चार्ट है, ये तो परासरण क्रिया का एग्जाम्पल हम दूसरा लेंगे, जिसमें या तो पात्र से अविलायक अणु बाहर जाएगा या अंदर चला जाएगा। देखो सामने बच्चों, आपके पास या आप ध्यान समझोगे, अपने पास एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है। आपने उसमें एक फ्लास्क, कीप नुमा फ्लास्क को लटका दिया, जो अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त है। मतलब इस फ्लास्क के चारों तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली का लेवल लगा हुआ है, तथा इस फ्लास्क में चीनी का घोल, चीनी का विलयन, शर्करा का विलयन भरा हुआ है। शर्करा का जलीय विलयन, मतलब जल में आपने ऐड कर ली शर्करा, चीनी, और उस पात्र को आपने डिप कर दिया जल से भरे पात्र में, जिसमें केवल जल भरा हुआ है। तो आपके सामने परासरण घटना संभव होगी। या तो विलायक अणु इस कीप से बाहर आ जाएंगे, या विलायक अणु इस कीप में प्रवेश कर जाएंगे, और वो आप अच्छे समझ सकते हो। हमेशा परासरण क्रिया में विलायक अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो ये है अपने पास जल, और ये अपने पास है शर्करा के अणु, और जिसको चारों तरफ जो लेवल लगा हुआ है एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली, एसपीएम। ठीक है, अब आपको पहले कंफर्म करना है कौन सा विलयन सांद्र, अधिक सांद्र है, कौन सा विलयन कम सांद्र है, सांद्रता कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ कम है। अब आप इस बाहर वाले पात्र में देखो, केवल जल भरा हुआ है, केवल विलायक है, इसमें विलय की मात्रा बिल्कुल नहीं है, विलय 0% है। तो मतलब ये कम सांद्र होगा, यहाँ विलय है ही नहीं तो सांद्र कम होगा। क्यों, सांद्रता हमेशा जब पढ़ते हैं तो परिभाषा होती है एक विलयन में उपस्थित विलय ग्राम मोलों की संख्या, लेकिन यहाँ विलय अपने ऐड ही नहीं किया तो यहाँ पर सांद्रता 0 है, ये कम सांद्र है। जबकि इस पात्र में देखो जल में आपने ऐड कर दी शुगर, चीनी, तो ये अधिक सांद्र हो गया। ठीक है, तो ये अधिक सांद्र विलयन है। और ये कम सांद्र विलयन है। ठीक है, तो आप देखोगे बाहर वाले पात्र से जल के अणु या विलायक अणु इस शर्करा के जलीय विलयन में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो ये घटना होगी परासरण। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने जल से भरे पात्र में शर्करा के जलीय विलयन
से भरे कीप को या फ्लास्क को लटका दिया, जिसके चारों तरफ एसपीएम की परत लगी हुई है। तो आप देखोगे विलायक अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता गति करेंगे तो विलायक अणु इस जल से भरे पात्र से सरक के जलीय में प्रवेश कर जाएंगे, तो उस घटना होगी परासरण। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल है परासरण क्रिया का। और बच्चों मैं आपको एक बात पहले कंफर्म बता चुका हूं मैंने आपको कि केवल इस जिले से विलय के अणु गमन कर सकते हैं, विलय के नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, किसकी बनी होती है। एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, यह अति सूक्ष्म छिद्रों युक्त नेटवर्क होता है। जालनुमा होता है, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र युक्त नेटवर्क होता है, जिससे केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं। ठीक है, तथा यह फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये दो रासायनिक पदार्थ है जिनकी ये बनी होती है, जिनसे बनी होती है पोटेशियम फेरोसाइनाइड रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, तो एसपीएम की परिभाषा हो गई, इसकी विशेषता हो गई, ये अति सूक्ष्म छिद्रों युक्त या छिद्रयुक्त नेटवर्क होता है, जिससे केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं, तथा ये फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा परासरण दाब। अब पढ़ेंगे परासरण दाब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। परासरण दाब को समझेंगे पर अच्छे से, ध्यान समझना आप। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोट करते हैं इसको पाई से। ठीक है, अब परासरण दाब, सिंपल शब्दों से मीनिंग निकालेंगे। परासरण दाब, आप परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाओगे, जो दाब आरोपित करोगे, मतलब वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, या विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, परासरण क्रिया को रोकने के जो आप बल आरोपित करोगे, दाब लगाओगे, इसे बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा लिखेंगे, या इसकी परिभाषा और हो सकती है। आपने देखा विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो उन अणुओं के गमन को रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे वो भी क्या होगा, परासरण दाब। तो परिभाषा होगी, वह बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं को वह बात है जो विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली रोकने के लिए तथा तल में
साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। परासरण कहलाता है। ठीक है, वह बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से रोकने के लिए तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, कहलाता है परासरण दाब। कहलाता है परासरण दाब। या अथवा सिंपल परिभाषा, सिंपल शब्दों में, परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब, मतलब बाहर से जो आप दाब आरोपित करोगे परासरण क्रिया को रोकने के लिए, वो क्या कहलाता है? परासरण दाब। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये परासरण दाब की परिभाषा हो गई, आप इसे नोट कर लीजिए। अपन आगे बढ़ेंगे। परासरण दाब के नियम, दो नियम है, दोनों बिल्कुल आसान है। ठीक है, उससे जो डेरिवेशन बनेगी, जो सूत्र बन के आएगा, वो सूत्र ही परासरण दाब के न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, अभी जो अपने टॉपिक किया था विसरण परासरण, उससे एक प्रश्न बन सकता है कि विसरण परासरण में अंतर लिखिए, तो आप अंतर आसानी लिख सकते हो। पहला अंतर तो जो विसरण क्रिया होती है उसमें अणु गमन करते हैं अधिक से कम की ओर, जबकि परासरण में जो गमन करते हैं वो करते हैं कम से अधिक की ओर। दूसरी बात, विसरण क्रिया में विलायक और विलेय दोनों के अणु गमन कर सकते हैं, जबकि परासरण में केवल विलायक के अणु गमन करते हैं। विसरण में अर्धपार में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई एसपीएम नहीं होती, जबकि परासरण क्रिया में एसपीएम की आवश्यकता होती है, मतलब अर्धपार्ग में झिल्ली लगी होती है। ठीक है, तो वो अंतर आप अच्छे से खुद नोट कर लेना। सिंपल से अंतर आप परिभाषा से देख सकते हो। ठीक है, 3 अंतर बोले, तीनों आसान है। परासरण दाब के नियम किसने दिए थे? वान ठाप ने दिए थे नियम। 2 नियम दिए थे। पहला नियम, वान ठाप बोयल नियम। ठीक है, वान ठाप बोयल नियम। अब आपने कक्षा 11 पढ़ा होगा बोयल नियम। बोयल नियम मतलब है ताप, निश्चित ताप पर बोयल के नियम में अपन बोलेंगे। तो यहाँ भी ताप निश्चित होगा, तो अपन बोलेंगे एक निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, एक निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। संबंध होगा पाई समानुपाती सी। अब बच्चों आप इस सी को रिप्लेस कर सकते हो वी से। ठीक है, सी बोलते हैं सांद्रता को, वी बोलते हैं तनुता को। दोनों एक दूसरे व्युत्क्रमानुपाती हैं। जितनी सांद्रता ज़्यादा होगी उतना विलयन तनु कम होगा, अधिक सांद्र होगा। तो सी समानुपाती 1/V। ठीक है, तो अब इसको इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास संबंध पाई समानुपाती V। ये बच्चों पहला नियम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है, वान ठाप बोयल नियम। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। पढ़ेंगे अगला नियम दूसरा।
ठीक है बच्चों। अगला नियम है दूसरा, वान ठाप ताप दाब नियम। निश्चित सांद्रता एवं तनुता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, निश्चित सांद्रता एवं तनुता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। संबंध होगा पाई समानुपाती टी। ठीक है बच्चों, तो दो नियम है, वन टॉप बोल नियम, वन टॉप ताप दाब नियम। वो नियम था कि परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है और यह है परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो इन दोनों नियम से अपन एक सूत्र व्युत्पन्न करेंगे जो परासरण दाब के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, जो परासरण दाब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। तो आप नोट कर लीजिए इसको। देखो बच्चों, अपने पास पहला है पाई समानुपाती 1/v और दूसरा है पाई समानुपाती t। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, दोनों को अपन मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे तो पाई समानुपाती t ऊपर है और v नीचे। ठीक है, पाई समानुपाती टी अपॉन वी। ठीक है, जब आप समानुपाती हटाओगे तो आएगा पाई, एक नियतांक आएगा एस टी वी। ठीक है, अगर यहाँ पर विलय की मोल 1 मोल हो तो सूत्र रहेगा ये, अगर n मोल हो तो आपने लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे n मोलों के लिए, तो अपने पास आएगा पाई बराबर एन एस टी अपॉन वी। एस क्या है यहाँ पर, एस एक स्थिरांक है समानुपाती स्थिरांक है जिसका जो आंकिक मान है, जो अंकों में मान है, वो गेज स्थिरांक आर के बराबर होता है। अब बच्चों आप ध्यान समझ सकते हो, अगर एस एक नियतांक है जिसका आंकिक मान आर के बराबर है तो अपन एस को आर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आर लिख सकते हैं एस के स्थान पर, तो पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी। वी को इधर जाएंगे तो पाई वी बराबर एन आर टी। ये लास्ट फॉर्मूला है जो आपके परासरण दाब में काम आएगा, पाई वी बराबर एन आर टी। पाई यह है विलयन का परासरण दाब, वी विलयन का आयतन, एन है विलय के मोल, आर गैस स्थिरांक, टी है परम ताप। ठीक है, आपने पढ़ा था 11th क्लास में लेसन नंबर 5 में आदर्श गैस समीकरण, वो आई थी पी वी बराबर एन आर टी। वहाँ पी था प्रेशर और यहाँ परासरण दाब है पाई। तो आप उस समीकरण से भी इस परासरण दाब को याद कर सकते हैं, जो आदर्श गैस समीकरण में होती है उसमें पी के स्थान पर पाई लगा देंगे जो डिनोट करेगा परासरण दाब को। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला बना है आपके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा अपन जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और इस पे अदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है।